नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। रामनवमी में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो पथराव और हमले हुए थे, उस यात्रा को लेकर मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसके बारे में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए ये तक कह दिया कि यदि आप कोई एक यात्रा जो धार्मिक यात्रा है उसकी अगर रक्षा ठीक से नहीं कर पाते तो ऐसे में इलेक्शन कराने का फायदा क्या है। लोग आपस में लड़ रहे हैं और इसकी अगर व्यवस्था नहीं हो सकती तो जो लोकसभा चुनाव है, ये चुने हुए प्रतिनिधि उनका क्या होगा। और इसलिए एक जज साहब ने ऑर्डर में ये बात कह दी टिप्पणी में कि क्यों ना यहां जो आने वाला इलेक्शन है जो मई महीने में होना है, क्यों ना उसको रद्द कर दिया जाए। तो सवाल उठा कि क्या जो 4 और 13 मई को ये मुर्शिदाबाद में इलेक्शन होने वाला है बहरामपुर लोकसभा का, क्या इसको रद्द कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट की बात अगर समझें तो हाई कोर्ट में जज साहब की टिप्पणी में बाकायदा साफ साफ ये कहा है कि जो मुर्शिदाबाद का प्रशासन है वो पूरी तरह से लोगों की रक्षा करने में विफल है। इस बात को मैंने पहले भी आपसे बताया था कि एक राज्य की मुख्यमंत्री यदि किसी एक अधिकारी को लेकर सारा ठीकरा उस अधिकारी पर फोड़ दे, चुनाव आयोग को ही ये कह दे जी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होगी अगर यहां कुछ हुआ। यानी ममता बनर्जी पहले से मानकर चल रही थी कि मुर्शिदाबाद में दंगा होगा। ममता बनर्जी ने पहले ही बयान दे दिया कि मेरे जो अधिकारी है उसको बदल दिया गया है और अब जो अधिकारी आया है वो डीआईजी को ये कह रही थी कि अगर दंगे हुए तो मुर्शिदाबाद का डीआईजी जिम्मेदार होगा, चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा। इसका मतलब यह हुआ कि उनकी पसंद का कोई अधिकारी अगर लगे तो सब ठीक, और अगर ट्रांसफर हो गया तो ममता दीदी कहेंगी कि दंगा इसी वजह से हुआ है। चुनाव आयोग ने पूरे भारत में इस तरह के कई अधिकारियों के ट्रांसफर किए और एक रूटीन है, जब भी इलेक्शन होते हैं किसी भी अधिकारी पर यदि पक्षपात के आरोप लगते हैं, यदि किसी अधिकारी पर अनियमितता बरतने के कोई पार्टी राजनीतिक दल आरोप लगाता है, उन पर चुनाव आयोग संज्ञान लेते हुए इस तरह से ट्रांसफर करता है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह से कई आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल हो या कोई ऐसा राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है तो ये सोचते हैं कि भाई मुद्दा बना लो, चुनाव आयोग को टारगेट करो और सीधा उसको मोदी से जोड़ते हैं। मोदी के कहने पे ऐसा हो रहा है। तो ममता बनर्जी ने रामनवमी के जुलूस की घटना के पहले ही बोल दिया कि अगर रामनवमी में दंगे होते हैं तो इसके लिए तो चुनाव आयोग दोषी है। जब आप पहले से ही दंगाइयों को उकसा रहे हो, उनको क्लीन चिट दे रहे हो, पुलिस के अधिकारी और चुनाव आयोग पर पहले ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, तो जो दंगा फसाद करने की नीयत से पहले सोच के बैठे हैं कि रामनवमी की यात्रा निकलेगी और हम उस पर पथराव करें, हम उस पर हमला करेंगे, तो हमारे साथ मुख्यमंत्री खड़ी है। और मुख्यमंत्री अगर बोल रही है कि इसके लिए बेटा तुम दोषी नहीं हो, इसके लिए मैं पहले ही कह रही हूं, तुम्हें तो निर्दोष बता रही हूं कि अगर चुनाव आयोग को कह दिया तो दोषी हो गया। ममता बनर्जी का साफ एजेंडा दिखाई देता है कि किस तरह से वो तुष्टीकरण में डूबी हुई है और तुष्टीकरण में डूबने के कारण उनको ये दंगाई लगते ही नहीं है। आप देखिए जितने भी दंगे पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, ममता बनर्जी का बयान देखिए, एक में दंगे में वो ये नहीं कहती कि हां दंगा हुआ इसकी गलती है। किसको गलत बताती है? ये तो बीजेपी वालों की गलती है, ये तो आरएसएस वालों की गलती है। कोई अधिकारी अगर उस पर बयान दे दे कि गलती किसकी, तो कहेंगी ये तो आरएसएस वाला ही है। इस तरह की बयानबाजी एक मुख्यमंत्री को शोभा देती है क्या? भाई आपके प्रदेश में दंगा हो रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन आप दोनों पक्षों पे करो ना। कोई भी कार्रवाई करनी है तो आप एक तरफा घुसपैठियों के तो साथ खड़े होते हो और आप कहते हो ये दंगा तो हिंदुओं ने किया है। ममता बनर्जी का बयान क्या आया था? ममता बनर्जी का बयान यह था रामनवमी की घटना को लेकर कि वो जो यात्रा निकाल रहे थे इसलिए दंगा हुआ कि यात्रा निकालने वाले लोगों के हाथ में हथियार थे। क्या हथियार थे? क्या बंदूक थी, राइफल थी, रिवॉल्वर थी? यही हथियार होता है, हथियार की श्रेणी में तो यही आता है। तो वो केवल डंडे ले रहे थे, डंडे पर झंडे लगे हुए थे, ऐसा भी नहीं खाली झंडे है, वो डंडा है उस पर झंडा लगा है और ममता बनर्जी को वो डंडे दिखाई दे रहे थे और कहती हैं ये हथियार है। अब आप सोचिए, मानसिकता देखिए कि हिंदुओं को दोषी बताना है तो उनके झंडे और डंडे में भी दिक्कत है, उन्हें हथियार दिखता है।
केरल की सरकार देखिए, कम्युनिस्ट सरकार यही काम करती थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, आप कभी जाते हैं तो आरएसएस की शाखा में योग आसन कराए जाते हैं, प्राणायाम कराए जाते हैं, खेल कराए जाते हैं, लेकिन वहां एक परंपरा है पिछले समय से, शरीर को दुरुस्त रखने के लिए लाठी चलाना भी सिखाते हैं। अब वो लाठी चलाने का मतलब ये नहीं है कि कहीं दंगे में जाना है, उससे अपना व्यायाम होता है। दूसरा, एक आत्मरक्षा का भाव तो आता ही है कि आपके हाथ में लाठी है, ये तो हमारी परंपरा में रही है, हम तो गांव के लोग हैं, हम तो देखा है हमने कि हर बुजुर्ग के हाथ में एक लाठी मिलेगी, वो सहारे का काम भी करती है, कुत्तों को भगाने का भी काम करती है लाठी। गली में पता नहीं कब कहां से कुत्ता आकर हमला कर दे, पता नहीं है ना, तो बुजुर्गों की इस कहावत थी कि डंडा हाथ में रखो तो कम से कम कुत्ता पास नहीं आएगा। तो कुत्तों को मारने के लिए, धमकाने के लिए, डराने के लिए डंडा होना जरूरी है। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो केवल ये दिखाता है कि भाई चलिए आपका व्यायाम भी हो गया, लेकिन आपके पास एक दंड रहे, यानी लाठी हाथ में रहे, मारने के लिए नहीं, आत्मरक्षा के लिए। लेकिन केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने उसी को हथियार घोषित कर दिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई स्वयंसेवकों पर एफआईआर दर्ज कर दी। पहले उसको बैन कर दिया, अब बैन करोगे तो आरएसएस की शाखा में गणवेश में लाठी आती है भाई, कि भाई लाठी लेके स्वयंसेवक जाएगा, तो जितने लोग गए सबके ऊपर एफआईआर कर दो। ये क्या था उसमें लिखा दिया, ये एक अवैध हथियार को लेकर जा रहे थे। अब अवैध की परिभाषा क्या है, जो वैध ना हो, और वैध क्या ना हो, जो सरकार के कानून में ना हो। तो केरल की सरकार ने कानून ही बदल दिया कि कोई भी व्यक्ति यदि हाथ में लाठी लेकर चलेगा तो यह अवैध माना जाएगा, ऐसा कानून बना दिया बहुत साल पहले। ऐसे ही ममता बनर्जी आज रामनवमी पर यात्रा निकालने वाले या हनुमान जयंती पर यात्रा निकालने वालों को दंगाई बता रही हैं और दंगे का ठीकरा उन्हीं के सिर फोड़ रही हैं, और यह बयान देती है मीडिया में कि वो हथियार लेकर चल रहे थे इसलिए दंगा हो गया। क्या हथियार था? डंडा। यह हालत है पश्चिम बंगाल में। जो घुसपैठिए हैं उनके घरों में अगर तलाशी लो तो उनके पास बम मिलता है, उनके पास बड़े बड़े चाकू मिलते हैं जिनसे नारियल काटते हैं ना, वो सबके घर में मिलेंगे, चाहे नारियल बेचना है नहीं बेचना, लेकिन बांधना है, रखा है, मीट काटने वाला रखते हैं सामान। मजाल है कोई पुलिस पूछ ले ममता बनर्जी की, काहे के लिए रखा है, तलवार क्यों रखी है, अवैध तमंचे क्यों रखे, तलाशी ही नहीं होगी, उसके लिए एनआईए को आना पड़ेगा। और जब एनआईए आएगी तो ममता बनर्जी फिर भी खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं साहब सीबीआई से दुरुपयोग कर रहा है सीबीआई का मोदी जी, एनआईए भेजी जा रही है हमारे प्रदेश में, हमें बदनाम किया जा रहा है। भाई अब हाई कोर्ट तो कह रहा है ना, हाई कोर्ट पर क्या कहेंगी ममता बनर्जी? हाई कोर्ट के जज साहब ने पूरे तथ्य, सबूत, गवाह उन सबको देखने के बाद कितनी गंभीर टिप्पणी की है कि ममता बनर्जी की सरकार पर, यह बहुत गंभीर टिप्पणी है कि जज साहब ये कह रहे हैं कि आप जब लोगों की रक्षा नहीं कर सकते तो ऐसे में चुनाव कराने का फायदा क्या है। और इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव आयोग को जज साहब ने लिखा है, हालांकि उसमें अभी टाइम है, जो 4 तारीख है और 13 मई है उसमें समय है, लेकिन उस समय तक क्या उस वहां की कानून व्यवस्था सुधर जाएगी, वहां की पुलिस सुधर जाएगी, वहां के लोग सुधर जाएंगे? उम्मीद नहीं है। और इसलिए पश्चिम बंगाल के लोग पहले से कहते आए हैं कि यहां पश्चिम बंगाल में बिना राष्ट्रपति शासन लगाए यदि कोई यह सोचता है कि वो टीएमसी को हरा देगा, संभव नहीं है, क्योंकि टीएमसी के गुंडे, वामपंथी गुंडे और पुलिस ये सब मिले हुए हैं और यहां वोट ही नहीं डालने दिया जाता। ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें जीतकर आ जाती है लोकसभा की, तो उस 25 को 75 मानिए, कुल 42 सीटें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितनी सीट पश्चिम बंगाल में जीते उसको 3 से गुना मानिए, क्योंकि 3 गुना ताकत, आत्मविश्वास, पैच 3 गुना ताकत, 3 गुना आत्मविश्वास ममता बनर्जी के राज्य में होते हुए बीजेपी का वोटर बनना, पूरे अत्याचारों को दरकिनार करते हुए, त्याग, तपस्या और बलिदान की भावना से, राष्ट्र की भावना से जो व्यक्ति बीजेपी को वोट करता है उसको तो प्रणाम करना है, क्योंकि वो टीएमसी की गुंडागर्दी और वहां की जो पुलिस है उसके अत्याचारों को पार करते हुए ये जानता है कि बाद में भी उसके ऊपर हमले हो सकते हैं, तब वो बीजेपी को वोट करता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की 1 सीट को वहां 3 मानो और 25 सीटें आए तो उसको 75 मानो, तब ये उन हालातों में इलेक्शन हो रहा है। हालांकि इसका इलाज होगा, मैं पहले से कह रहा हूं, चुनाव होने दीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद
मैं बता रहा हूं आपको जिम्मेदारी से, यहां पूरा ट्रीटमेंट किया जाएगा। मैं उसको खोल नहीं सकता हूं पूरी योजना को, कुछ पहले मैंने अपनी वीडियोस में बोला है, आपको बताया है। सर्जिकल स्ट्राइक होगा ढंग से और पूरा अरेंजमेंट होकर फिर कुछ भाग इसका सेना को सौंपा जाएगा, कुछ भाग अर्धसैनिक बल को सौंपा जाएगा, ये पुलिस को साइड कर दिया जाएगा, क्योंकि सबको ऊपर गृह मंत्रालय तक पता है कि पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है। क्योंकि हिंदुओं की जान की रक्षा करना यह मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसीलिए अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है। चुनाव बीतने के तत्काल बाद आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में यह ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये जो कीड़े मकोड़े, दीमक, इस तरह की चीजें लग जाती है तो आप देखते हैं उसको गड्ढा खोद के फिर वहां दवाइयां अंदर डाली जाती है। ये सब ट्रीटमेंट वहां करने की तैयारी चल रही है। बहरहाल हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से ममता बनर्जी तो बुरी तरह घबरा गई है, बौखला गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब बूथ पर अंदर भी सेना और अर्धसैनिक बल लगा दिए जाएं तो इनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और इसी में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ 25 सीटें जीतने का जो अनुमान बीजेपी का है, मुझे लगता है कि जिस तरह उत्साह के साथ बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी का अधिकारी इस चुनाव को लड़ रहे हैं, पहली बार बहुत गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी मुझे पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर से लेकर नीचे तक का कार्यकर्ता एक सूत्र में, अपने एक तरीके से, कोई गुट नहीं है। गुटबाजी होती है लेकिन इस बार वहां बीजेपी ने जिस तरह से काम संभाला है, संघ ने जिस तरह से काम संभाला है, बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। और सुकांत मजूमदार हो चाहे शुभेंदु अधिकारी, में दोनों को, साथ में लोकेट चटर्जी, इनकी साहस को प्रणाम करते हुए ये कह दूं कि इन नेताओं ने पश्चिम बंगाल में कम से कम अब ये स्थापित कर दिया कि अगले आने वाले अब 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी वहां शासन करने वाली है इस चुनाव के बाद। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।